अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, इम्तिहान की रूह से एक अहम मौजू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि तफ़हीम इक़्तिबास। ये तकरीबन हमारे उर्दू सवालनामे का 1/10 हिस्से पे मोहित होता है, यानी कि 30 में से 3 सवालात, कभी-कभी तो 4 सवालात भी पूछ दिए जाते हैं। इक़्तिबास पर पूछे गए सवालात के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको उर्दू अदब से मुताल्लिक एक बुनियादी बातें मालूम हो, आपकी तफ़हीमी सलाहियत इस सतह पर हो कि आप एक इक़्तिबास का मरकज़ी ख़्याल, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मुहावरे, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मुतरादिफ़ात, उस इक़्तिबास का मरकज़ी ख़्याल, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझती है तो तीनों के तीनों सवालात के जवाब हासिल करना आपके लिए इंतहाई आसान होता है। और दूसरे कि ये इक़्तिबास किस मौज़ू पर होता है, कहाँ से लिया जाएगा, इसके मुतालिक कोई इलाका तय नहीं है। इक़्तिबास कहीं से भी लिया जा सकता, किसी भी मौज़ू पे लिया जा सकता। सिर्फ़ इक़्तिबास से मुतालिक जो बातें बयान की जा सकती है वो ये हैं कि उसकी अहमियत किसके एतबार से होती है, कितनी सतरों के ऊपर मुश्तमिल होता है, कितने सवालात पूछे जा सकते हैं। आम तौर पे अगर 3 सवाल है तो 2 सवाल तो इक़्तिबास के एकदम वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आते हैं। एक आध सवाल जो है तो कहीं न कहीं कवायद की रूह से होता है, उसके जवाब के अंदर हमको कवायद की कसौटियाँ लगाना पड़ती हैं और वो भी जवाब हमको बआसानी मिल जाता है। अब इस इक़्तिबास को हम कैसे इसके सवालों के जवाब हासिल करें जिसमें कम से कम वक़्त भी ज़ाय हो और जवाब भी हमारा गलत ना होने पाए। तो दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम क्या करें? इसके लिए एहतियात ये कुछ बातें लिखा हूँ मैंने, 10 से 15 सतरें होती है, 3 सवालात पूछे जाते हैं और इसका भी इन सवालनामे में कोई जगह तय नहीं रहती है। ये 30 नंबरात में 30 सवालात में यानी 1 से लेकर 30 सवालात में कहीं पर भी इक़्तिबास पूछा जा सकता है। लेकिन जो सवालात इक़्तिबास से मुताल्लिक होते हैं, वाज़ेह तौर पर वो हिदायत में लिखा जाता है कि सवाल नंबर 15 से 18, 21 से 24 जो भी है लिखा जाता है। तो उसका आपको जो है तो उस वक़्त ऐन पेपर तुम्हारे हाथ में होगा, जिस किस्म का सेट होगा, उस सेट के अंदर कहाँ पर इक़्तिबास डाला गया है वो आपको उस वक़्त देखना रहेगा। दूसरी चीज़ें, अब इक़्तिबास को के सवालात हल करने से पहले क्या चीज़ों को हम ज़हन में रखें कि कम से कम वक़्त में हमारे इक़्तिबास पर पूछे गए सवालात जो है जल्दी हल हो जाएँ, वक़्त भी बच जाए और जवाब सही हो तो उसके लिए क्या करना है? पहले सवालात पर एक दायरा नज़र नज़र डालना है, मेरा नज़रिया है। यानी कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बआसानी सवालों के जवाब हासिल कम वक़्त में किए जा सकते हैं, उसका तरीका ये होता है कि मान लो 3 सवाल पूछा है, तीनों सवालों में फ़ौरन नज़र डाल लें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। 5 सेकंड में 3 सवालात में 5 से 6 सेकंड में हम गुज़र जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इक़्तिबास पढ़ते हैं ना, तो वो जो सवाल हमने पढ़े हुए होते हैं ना, वो फ़ौरन जो इक़्तिबास में उसका ज़िक्र आता है उस सवाल से मुताल्लिक हमको जो है ना वहाँ पर क्लिक हो जाता है कि यार अपन ने कहीं तो भी इक़्तिबास में चौथी सतर में ऐसी कोई बात पढ़े, आखिरी सतर में ये बात आई है, सवाल पहले में पूछा गया है। तो हमको फौरी तौर पर जब इक़्तिबास पढ़ते हैं तो वो सवालात क्लिक करते हैं क्योंकि हमने पहले से पढ़ चुके हैं। तो वो एक चीज़ का ख़्याल रखा जाए। उससे पहले एक और हिदायत कर दूँ, वो जो 1.5 लाइन शुरू की आती है ना, दर्ज झेल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और सवाल नंबर फला से फला तक के सवालों के जवाब मुतबादिलों में से तलाश कीजिए। कुछ वक़्त ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ आपको देखना है कौन से कहाँ से कितने सवालात इस पे पूछे गए हैं, उनके नंबरात क्या है, बस। इतनी लंबी हिदायत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो हिदायत एक जैसी होती है। तो वहाँ पर अपना वक़्त बचाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो ढाई घंटे कैसे गुज़रते हैं ना, उस वक़्त आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना, उस वक़्त फीलिंग होगा आपको कि अभी मुझे और 1 घंटा चाहिए था। बल्कि वहाँ मिनट नहीं, लम्हों की कीमत होती है। तो हमारे अगर 10 सेकंड तुम बचा जाते हो, तो कहीं न कहीं अगले सवालात के लिए जहाँ जैसे मैथ का मामला रहेगा, नफ्सियात का मामला रहेगा, वहाँ आपको वक़्त की ज़रूरत पड़नी है। तो ये वक़्त बचाना है, आप ये तय मत कर लो कि उर्दू का पेपर है, इसके लिए 30 मिनट दिए हैं, अभी तो मैं तो 15 ही मिनट में गुज़ारे अब तो हूँ। तो ऐसे नहीं, अगर आप उर्दू में से 15 मिनट बचा सकते हैं, तो ये आपको मैथ की जगह काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना आप पिकअप कर सकते कीजिए। तो यहाँ पर 1-1 मिनट बचाने की कोशिश कीजिए, कहाँ से बच सकता है? जैसे जैसे पेपर आपके सवालनामा आपके सामने आएगा, आप देखेंगे आधा सफ़ा जो है तकरीबन हिदायत से भरा रहता है। अब वो हिदायत हर साल पेपर पे छपती है हूबहू। एक आध कोई नया उसूल आता है तो उसके वैसे भी चर्चे हो चुके रहते हैं। तो आपको उतना आधा सफ़ा पढ़ने पे अपना वक़्त ज़ाया करने का नहीं है। डायरेक्ट सवालनामा हाथ में आया, पहले सवाल के ऊपर चले जाने का है आपको। तो जहाँ-जहाँ से जो-जो वक़्त तुम बचा सकते हो उसको बचाना है आपको। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपने सवालात पढ़ लिए, अब आपको इक़्तिबास पढ़ लेना है। अब
उसके बाद क्या करेंगे, इक्तबास पढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सवालात इक्तबास पर ऐसे पूछे जाते हैं कि पूरा इक्तबास मुकम्मल पढ़ने के बाद ही वो सवाल का जवाब तय करना सही होता है। मिसाल के तौर पे, जैसे कोई इक्तबास दे दिया उसने मुजाहिदीन आजादी, और उसके अंदर 7 सत्र दिया है। 7 सत्रों में 4 सत्रों में उसने मुजाहिदीन आजादी के नाम पेश किए, वो 5 थे, और आखिरी सत्र एक आती है, उसके अंदर एक मुजाहिद आजादी का नाम फिर आ जाता है। लेकिन पूछ बैठा है उसने कि इस इक्तबास में कितने मुजाहिदीन आजादी का जिक्र हुआ है। अगर आपने पहले 4 सत्रों में से वो 4 नाम उठा लिए और जवाब भी तय कर लिया, तो वो एक आखिरी इक्तबास में तो आखिरी सत्र भी शामिल थी ना, जो तो आपकी अभी पढ़ना बाकी थी, तो आपका जवाब गलत कर जाती है। इसके लिए किसी भी सवाल का जवाब हासिल करते वक्त पूरा इक्तबास पूरी तरह पढ़े बगैर जो है आपको सही जवाब तय करना नहीं है। एक बात का और ख्याल रखिए, जो भी मौजू के तहत वो इक्तबास दिया गया है, उसके मुतालिक मजीद कुछ मालूमात आप और रखते हैं, लेकिन उसका उस इक्तबास में कोई जिक्र नहीं है, और सवाल कुछ ऐसा पूछा गया है कि आपकी मालूमात उससे आगे 2 कदम है, तो आपको वहां पर अपनी मालूमात शेयर करने की, उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। इक्तबास जो कुछ कह रहा है उसी में कैद रहते हुए आप पूछे गए सवाल का जवाब तलाश करेंगे, और वही आपकी जवाबी कापी में आपको दर्ज करना है। और इसके अंदर और क्या ख्याल रखेंगे आप? हाँ, आखिर में इक्तबास के ऊपर से कभी तो उन्वान पूछ लेता है कि इस इक्तबास का उन्वान क्या होना चाहिए, इसका माहासिल क्या है, यानी आपको क्या हासिल हुआ इस इक्तबास से। तो वो एक ऐसा सवाल होता है जिसके अंदर आपका जो है, आपको उस इक्तबास से मुतालिक निचोड़ या मरकजी ख्याल मालूम करने की सलाहियत आपके अंदर होना चाहिए, तो वो सवाल का जवाब भी बिल्कुल आसान हो जाता है। और आपकी तफहीमी सलाहियत बुलंद बाला है, तो वहाँ जो भी पैराग्राफ, जो भी इक्तबास आएगा, आप उसको आसानी से जो फेस कर सकते हैं, जवाब हासिल कर सकते हैं। चलते इक्तबास की तरफ आते, जैसा कि मैंने कहा कि इक्तबास पढ़ने से पहले सवालात पढ़ लिए जाए। मैंने तो ये 5 सवाल डाला हूँ, आपके सामने 3 या 4 सवाल गालिबन रहेंगे, तो आपको सवाल पढ़ लेना है। जैसे ये सवाल है, देखो, अभी यहाँ पे हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। भले से यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए कुछ फरमाइशी अंदाज में मैं आपके सामने दीगर बातें समझा रहा हूँ, इसलिए मुमकिन है कि 20 मिनट दो इक्तबास पे लग जाए, लेकिन वहां पर इतना वक्त आपको मैसर नहीं है, वहां कोई फरमाइश आपको सुनना भी नहीं है। आपको तो अपना उस पैराग्राफ को देखना है और सवाल देखना है 3, इसलिए आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में आपको इसको पार कर लेना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर सवालात, पहले एक नजर में देख लेते हैं। जंग को इंसानी तारीख का सबसे तारीख बाब क्यों करार दिया गया है? दूसरा सवाल है, इक्तबास में इंसानी जिंदगी के किस शोबे से मुतालिक कोई जिक्र शामिल नहीं है? इक्तबास की रूह से जंग के असरात में किस बात का जिक्र नहीं है? अगला सवाल है, मईशत की शरियानों को मुसलसल कटने से क्या मुराद है? जंग इंसानी तारीख का सबसे तारीख बाब है। ये इस पैराग्राफ पे पूछे गए 5 सवाल। अब चलते हैं हम इक्तबास की तरफ। सवालात पर से तो एक तायराना नजर गुजर चुकी है। सवालात क्या पूछे गए हैं, जहन में थोड़ा सा हल्का सा नक्श उसका यकीनन बाकी होगा। अब हम वो इक्तबास पढ़ लेते हैं। क्या है इक्तबास, देखिए। जंग इंसानी तारीख का सबसे तारीख बाब है, जो तबाही, बर्बादी और दर्द की दास्तान रकम करती है। ये न सिर्फ जानी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मईशत, माहौल और नफ्सियात को बर्बाद कर देती हैं। आज की दुनिया के कई इलाके जंग की लानत से नबरद आजमा हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हजारों मासूम बच्चे हलाक हो चुके हैं। आए दिन दिल दहला देने वाले वाकयात से अखबार भरे होते हैं। जख्मों से चूर और भूख प्यास से मजबूर मजलूमीन का हाल देखा नहीं जाता। जख्मियों की इमदाद न होने से अमवात के आदाद शुमार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लाखों लोग बेघर होकर महाजिर कैंपों में दुख दर्द भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। जंग मईशत के सरियानों को मुसलसल काटे जा रही हैं। तिजारत पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। न सिर्फ अवाम परेशान है, बल्कि ममालिक कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। कीमियाई हथियार मिट्टी की जरखेजी खत्म कर रहे हैं। जंगलात के जलने और दरियाओं के पानी के जहरीले बन जाने से माहौल का तवाजुन बिगड़ चुका है। फिजा जहर आलूद हुई जा रही है। नफरत की आग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इंसानियत सिसक रही है। दूर तक अमन व आष्टी की सूरतें नजर नहीं आ रही हैं। ये है इक्तबास। शायद मैंने जो पेश किया इक्तबास तवील है, इससे भी मुख्तसर जो है इक्तबास आ सकता है, और आसान भी आ सकता है।
تو چلیے آپ اقتباس بھی پڑھنا ہو گیا اور ہم نے وہ جو سوالات بھی پڑھے تھے، کہیں نہ کہیں آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ سوالات جو پوچھے گئے کہیں نہ کہیں اقتباس میں کہاں ان کا ذکر ہے، کہاں ان کا جواب ملنا ممکن ہے۔ اب سوالات کی طرف ہی چلتے ہیں، اب ایک ایک سوال دیکھتے ہیں اقتباس کے ساتھ۔ اب دیکھیے اب پہلے ہی سوال پوچھا ہے، کیا سوال پوچھا ہے کہ جنگ کو انسانی تاریخ کا سب سے تاریک باب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو ایک کامن سینس کے تحت بھی جوابات سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو جو حدود و قیود بتائی ہے کہ کم از کم ہمارے سامنے اقتباس کا مواد ہونا چاہیے، بھلے سے جنگ کی تباہ کاریوں کے اندر اس سے بھی کچھ مزید باتیں اور بھی سامنے ہمارے ذہن اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن ان کا تذکرہ اس اقتباس میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے جنگ نفرتوں کو جنم دیتی ہے، کیا اس میں یہ اس کا ذکر ہوا ہے؟ جی ہاں، کہیں نہ کہیں ہم پڑھ چکے ہیں، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ہے معصوم جانوں کی ہلاکت کا سبب، جی ہاں یہ تو دل دہلانے والا واقعہ ہے، جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے اسی وقت ہم کو فیلنگ بھی ہوئی اس کی انسانیت کے ناطے۔ تیسرا ہے معیشت کو برباد کر رہی ہے، آخری 3 سطر تو معیشت پر ہی چل رہی تھی، ممالک کا قرض دار ہونا، پر عوام کا پریشان ہونا، تو یہ تینوں بیانات تو بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھ چکے ہیں ابھی جلدی، تو اس کا مطلب ہمارا چوتھا جواب جو ہے سبھی بیان درست ہے، بالکل درست ہو جاتا ہے۔ چلیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اقتباس آپ کے سامنے موجود ہے، سوال کیا پوچھا گیا؟ اقتباس میں انسانی زندگی کے کس اہم شعبے سے متعلق کوئی ذکر شامل نہیں ہے۔ باتیں تو ہوئی ہے جنگ کی تباہ کاریوں کی اور اس کے نقصانات کی اس اقتباس میں، لیکن پھر بھی شعبے زندگی کا احاطہ، زندگی کے تمام شعبہ جات کا احاطہ یہاں پر نہیں ہو سکا ہے۔ تو کون سا ایک شعبہ ایسا ہے جو بہت اہم ہے زندگی کے لیے لیکن اس کا یہ ذکر نہیں ہوا ہے؟ تو یہاں پر دیا شعبے صحت، یہ تو دیکھی ہم نے، تو لوگ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں، مجبور ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، ان کو ادویات نصیب نہیں ہو رہی ہے، وہ مرے جا رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے تو صحت کے متعلق تو بات ہوئی ہے۔ شعبے تعلیم کے متعلق کے ذکر ہمارے سامنے آیا کیا؟ تو اگر تھوڑا شک ہے ہم کو تو ہم پہلے نیچے کے متبادل چیک کر لیں، اگر وہ جا کر ایسے ہیں کہ اس میں اس کا ذکر ہو گیا تو پھر شعبے تعلیم ہمارا جواب طے ہو جائے گا۔ تو اگلا متبادل دیا ہے شعبے ماحولیات، کیا ماحولیات کا ذکر ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے، ندیوں کے اندر، پانی کے اندر زہریلے مادوں کا شامل ہونا، زمین کی زرخیزی کا ختم ہونا، یہ ساری چیزیں یہ سب ماحولیات سے متعلق ہے۔ اس لیے کہنے مطلب یہ جب یہ بیان بھی اس میں جا کر میل کھا گیا۔ شعبے تجارت، ہاں تجارت کا بھی ذکر ہوا ہے، پوری دنیا پریشان ہے تجارت کو لے کر کے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا جواب یہ آتا ہے کیونکہ شعبے تعلیم یعنی تعلیم کے مقصد کو یا تعلیم کی اہمیت اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، حالانکہ ہو رہی ہے لیکن اقتباس میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم کو کون سا جواب لینا پڑے گا؟ شعبہ تعلیم۔ یہ وہ اس سوال کا جواب۔ چلتے اگلے سوال کی طرف۔ اقتباس کی روح سے جنگ کے اثرات میں کس بات کا ذکر نہیں ہے؟ تو دیکھیے پہلے مٹی کی زرخیزی ختم ہو رہی ہے، آیا اس کا ذکر؟ اس کے بعد فضا زہر آلود ہوئی جا رہی ہے، آیا ماحولیات کو لے کر اس کا ذکر؟ سمندری جاندار ہلاک ہو رہے ہیں، یہ تھوڑا سوچ میں ڈال رہا ہے، سمندر کا تو کیا ہم کو ذکر سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ انسانیت امن و امان کو ترس رہی ہے، آخری بیان پہ ختم ہو رہا ہے یہ بیان اقتباس، تو کہنے کا مطلب اس میں سمندری جانداروں کا کوئی ذکر ہمارے اس اقتباس میں موجود نہیں ہے، جبکہ یہ جنگ جو ہے سمندری جانداروں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، لیکن ہمارا یہ اقتباس ادھر کی طرف ہم کو نہیں لے جا رہا ہے، اس لیے ہمارا جواب ہوگا یہی جو اس میں جس کا ذکر نہیں ہے اور یہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ چلیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اسی پہ اقتباس پر اگلا سوال ہے، دیکھیے معیشت کی شریانوں کو مسلسل کٹنے سے کیا مراد ہے؟ معیشت کی شریانیں مسلسل کٹ رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یا جو مرادی معنی لیے جا رہے ہیں اس کے شریانوں کے، تو اس سے کیا مراد ہے یہاں پر وہ دیکھنا چاہ رہا ہے پیپر سیٹر تم سے کہ تم کو یہ شریانوں کا کٹنا یہ جو ہے محاورہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو دیکھیے تجارت کی راہ ہموار ہونا، بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک دم؟ اگر ہم کو ایک اردو زبان کا ایک سطحی مفہوم بھی اگر ہمارے پاس ہے تو بھی ہم سمجھ لیں گے اس چیز کو کہ یہ معنی سے دور لے جا رہے ہیں یہ بات کو۔ معیشت کا مضبوط و مستحکم ہو جانا، شریانوں کا مسلسل کٹنا، یہ مضبوط و مستحکم ہونے کے مراد ہے۔ اس کے بعد معاشی نظام کا مسلسل کمزور ہونا، شاید یہ یہاں پر آپ کو دیکھیں گے شریانوں کا کٹنا ہے نا؟ کہتے ہیں نا وہ دل کی نسیں جو ہے تو جب کٹنا شروع ہوتی ہے تو صحت کمزور ہوتی ہے، یا وہی ہے یہاں پر جو ہے معیشت کے شریانیں کٹ رہی ہے، مطلب معیشت نہ جو ہے تو کمزور ہو رہی ہے، معیشت کا پوری طرح ختم ہو جانا، ابھی ختم ہونے کا بیان نہیں، کٹ رہی ہے، عمل جاری ہے، ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے، تو جا کر ہمارا جو تیسرا بیان ہے یہاں پر یا تیسرا متبادل ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جنگ انسانی تاریخ کا سب سے تاریک باب ہے، تاریخ لفظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور اس کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے۔
खत कशीदा लफ्ज का मुतसात लफ्ज तलाश कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि नज्म हो या इक्तबास, कहीं ना कहीं एक आध सवाल वो कवायद से ले जाकर जोड़ देता है, तो आपको जो है कवायद या मरकजी ख्याल से ले जाकर जोड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, या तारीख लफ्ज का उसने क्या पूछ दिया है, मुतजाद लफ्ज पूछ दिया है। अब इसका तारीख का हम मानी भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वो इस पर नजर होना चाहिए, क्योंकि मुतबादिल के अंदर क्या करेगा, इसके मानी भी लिखेगा, हम मानी भी लिखेगा, उसकी जिद भी लिखेगा। तो अब हमको ये समझ कर चलना है कि पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, मुतजाद लफ्ज पूछा जा रहा है, बस नजर गाड़ दे। पहले तो हम ये तय कर ले कि तारीख की अगर हमको मुतजाद लफ्ज मालूम है कि तारीख के मुतजाद लफ्ज रोशन होता है, तब आपको जो है तो ठहरिक मुतबादिलों की तरफ जाना है। जिस मुतबादिल में रोशन को रखा गया है वही तुम्हारे सवाल का रोशन जवाब है। तो मिल गया जवाब आपको। चलते हैं दूसरे इक्तबास की तरफ। भारत अपनी कदीम तारीख और खूबसूरत फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की तारीखी इमारत माजी की अजमतों की दास्तानें सुनाती है। इनमें सबसे नुमाया ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपने बेगम की मोहब्बत की याद में संगमरमर से बनवाया था। खूबसूरत डिजाइन और नक्श निगारी की वजह से दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। दिल्ली का लाल किला मुगलों की ताकत का निशान है, जहां से आज भी यौम आजादी पर तिरंगा लहराया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली की जामे मस्जिद मुगल दौर के बेमिसाल फन तामीर के नमूने हैं। जनूबी हिंद में कुतुब मीनार अपनी बुलंदी और खूबसूरती खत्ताती के लिए जाना जाता है। जयपुर का हवा महल और पामीर का किला राजपूतों की बहादुरी और शाहाना तर्ज जिंदगी की अक्कासी करते हैं। हैदराबाद का चार मीनार दक्कन की तहजीब का मरकज माना जाता है। दौलताबाद का किला दक्कन के इलाके की पहचान बना हुआ है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बरतानवी दौर की याद दिलाता है। ये तमाम इमारत सयाहों के लिए कशिश का बास हैं और भारत के सकाफती विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। इन इमारत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लें भी अपने शानदार माजी को देख सके। सवालात क्या पूछे गए, ताजमहल का शुमार दुनिया के अजाबात में शामिल होने का असल सबब क्या है, असल सबब। दर्ज झेल में कौन सा बयान गैर मुनासिब बयान क्या हो, तो इसका जवाब तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारीखी इमारत से मुतालिक किस बात का जिक्र इक्तबास में शामिल नहीं है। मुगल दौर की तामीरात से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। फने खुश नवेसी के लिए दर्ज झेल में इक्तबास में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। चलते हैं सवालात की तरफ। इक्तबास सामने मौजूद है और सवाल नंबर 1 है, ताजमहल का शुमार दुनिया के अजायबात में शामिल होने का असल सबब क्या है। अब यहाँ पर ताजमहल मशहूर है, क्यों है, पहले तो दूसरी सतर में कहीं ना कहीं बात मालूम हो गई है कि ये दुनिया भर में क्यों मशहूर है। आ गया जुमला कहीं ना कहीं नक्श निगार की वजह से दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। अब देख लो इस मुतबादिल में नक्श निगार का जिक्र कहाँ है, आखिर में रखा हुआ है। देखिए चौथे नंबर पर ऊपर पर जो है तो मोहब्बत का निशान होने की सबब नहीं। मोहब्बत की तो बहुत सारी मिसालें दुनिया ने कायम की हैं। इसने तो सिर्फ एक इमारत कायम किया, वरना कहानियां अफसाने और तारीख और तहजीब तो ऐसे कई नमूने पेश कर दिए। इंसान ने इस मोहब्बत की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। ये तो उसका असली सबब नहीं हो सकता कि उसको इस कदर इस वजह से शोहरत मिले। संगमरमर के इस्तेमाल के सबब, ठीक है, उस जमाने के अंदर संगमरमर की एक अपनी अहमियत रही थी खूब, और आज भी है वैसे, लेकिन फिर भी यही उसके दुनिया के अजायबात में शामिल होने की वजह नहीं हो सकती। इससे भी ज्यादा महंगे तरीन चीजें इस्तेमाल करके जो है इमारत बनाई जा रही है, बनाई गई है। तीसरा सबब तारीखी यादगार होने के सबब। तारीखी यादगारों के तौर पर तो बेशुमार चीजें जो है तो दुनिया में वैसी भी फैली हुई है, लेकिन ताजमहल ही की को जो है तो उसमें अजायबात में रखा जाए इस खूबी की बिना पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन चौथी चीज देखते हैं, और भले ये बात भी इसको जाकर लगती हो ना लगती हो, लेकिन हमारे इम्तिहान से गुरु से जरूर जाकर लगती है। इक्तबास ये कह रहा है कि नक्श निगारी की वजह से वो अजायबात में शामिल हुआ, इसलिए हमारा जवाब चौथा रहेगा, और हकीकत भी यही है। चलेंगे आगे। अगला सवाल इसी इक्तबास को सामने रखते हुए पूछा गया है, दर्ज झेल में कौन सा बयान गैर मुनासिब है। ये पैसेज बता रहा है इनकी जो ये अलामती खुसूसियात या अलामती नाम दिए गए इनके, इनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो चार मीनार दक्कन की तहजीब, चार मीनार का जहाँ भी जिक्र होगा देखेंगे आप, उसके अंदर जाके जवाब उसके साथ जो लिखा हुआ है फिट बैठ रहा है। पामीर का किला दक्कन की पहचान, पामीर का किला का जिक्र देखेंगे जरा सा। जयपुर का हवाई महल और पामीर का किला राजपूतों की बहादुरी बता रहा है। यहाँ क्या किया, दक्कन की पहचान कहाँ है, तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल सही बैठ जाता है। कुतुब मीनार तो खत्ताती और नक्श निगारी,
कहाँ पर कुतुब मीनार का जिक्र हुआ है? कुतुब मीनार, बुलंदी और खूबसूरती और खत्ताती, ये चीजें आई है, खत्ताती और नक्श निगारी आ गया, ये भी सही बैठ गया। लाल किला ताकत का निशान, देखिए दिल्ली का लाल किला मुगलों की ताकत का निशान बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पामीर का किला है ये जो है दक्कन की पहचान नहीं है। दक्कन की पहचान के लिए कोई दूसरी चीज आई है हमारे सामने, चलो उसके लिए वक्त तो अपन जाया नहीं करते, चलेंगे, हमारा जवाब मिल गया हमको। यहाँ पर ये सवाल तारीखी इमारत से मुतालिक किस बात का जिक्र इक्तबास में शामिल नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। अब दे चारों मुतबादिल से एक करना है, चारों मुतबादिल में भले से तुमको चारों मुतबादिल सही लगने लगे तुम्हारे नुक्ते नजर से, लेकिन हमको इक्तबास से बिल्कुल करीब करना है चारों मुतबादिलों को, और जो बिल्कुल सूट करते इक्तबास से मेल खाते उन्हीं को जाकर अपने उसमें शामिल करना है, और जो उससे हटता नजर आए थोड़ा सा भी तो हम उसको अपना जवाब करार देंगे। जैसे देखिए यहाँ सैर तफरी का जिक्र कहीं आया है क्या? तो नहीं, ये लफ्ज तो पढ़ने में नहीं आया अंदर इसके इक्तबास में। अजमतों के निशान कहा गया है, इसको पैराग्राफ में आया है अजमतों के निशान, अगर डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं हुआ है तब भी हम इसके अंदर से मफहूम कहीं ना कहीं कुछ जुमले वाजे कर रहे हैं। उसके बाद सयाहों के लिए कशिश रखते हैं, आ गए तो डायरेक्टली बयान आया हुआ है। अजीम सकाफती विरसा अपने अंदर लिए हुए, बिल्कुल सही है, बयान इसके अंदर वो मफहूम छुपा हुआ है। तो यहाँ पर सैर और तफरी के मराकिज यानी इन तारीखों इमारत को जो है बिल्कुल यानी पिकनिक स्पॉट बनाकर रख दिया गया है, या पिकनिक स्पॉट कहलाते, ऐसा कोई बयान इसके अंदर हमको या ऐसी कोई मानी मफहूम की वजाहत इस इक्तबास से हासिल नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा पहला जवाब सही है। चलेंगे, इसी पर पूछा गया अगला सवाल देखते हैं, क्या है इस इक्तबास पर अगला सवाल कि मुगल दौर की तामीरात से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। मुगलिया दौर की इमारत का जिक्र आया है काफी कुछ, उनके मुतालिक जो है तो देखते हैं हम यहाँ पर चार मुतबादिल दिए गए हैं। ये इमारत इस दौर के खुशहाली की मजहर है। अब यहाँ वही बात है कि आपकी तफहीमी सलाहियत, आप इस मजमून को किस वसत के साथ देख रहे हैं, क्या मानी मफहूम इसमें से निकालने में कामयाब है। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट जो आया है, ये पहला बयान आया है कि ये आपके इस पैराग्राफ से ये मफहूम निकल कर आता है। दूसरा है ये उन हुक्मरानों की जमालियाती सोच, जमालियाती सोच किसको कहेंगे? जमाल कहते हैं ना, उसी से जमाल से बना है जमालियाती। तो यहाँ पर इन हुक्मरानों की जमालियाती, तो जैसा कुछ हमने देखे कि वो इमारत बराए इमारत नहीं थी, कि महज ये पत्थर चूना और मिट्टी के खड़े हुए जो है तो सुतून नहीं है ये, बल्कि उसके ऊपर जो भी खत्ताती नक्श निगारी वगैरह हुई है, इसकी वजह से ये इमारत ने जो है तो शोहरत पाई है, और ये उस वक्त के हुक्मरानों की जमालियाती सोच का मजहर है। दूसरा बयान भी कहीं ना कहीं हमारा फिट नजर आता है। तीसरा देखेंगे, ये उस दौर के फन तामीरात के उरूज की मजहर है, यानी हर मैदान में जो है काम होता है, लेकिन उस मैदान में किए गए काम से मुतालिक कि वो नमूने का काम हो। तीसरा बयान देखिए कि उस दौर के फन तामीरात के उरूज की मजहर है। फन तामीरात का उरूज यानी कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो इन फातिहीन ने, इन मुस्लिम हुक्मरानों ने जो तामीरात पेश किए हैं, ना भूतो ना भविष्य वैसा मामला होकर रह गया है। उस जैसी इमारत ना पहले हिंदुस्तान के सरजमीन पर तामीर थी, ना उसके बाद ऐसे आला नमूने जो है हिंदुस्तान पेश कर सका है दुनिया के सामने। तो यहाँ पर ये दौर के उरूज की मजहर है, इस चीज को हमको मानना होगा। ये उन हुक्मरानों की ऐश परस्ती और फजूल खर्ची की मजहर है। एकदम निगेटिव में चला गया जुमला, यानी आपको तो इस सवाल के जवाब के लिए जो है वो ये बहुत इक्तसाब पर नजर करने की जरूरत भी नहीं है। एक कॉमन सेंस के तहत ये जुमला आपके जहन से टकरा जाता है कि नहीं, ये बात तो कभी फिट ही नहीं होती है, बगैर पैराग्राफ पढ़े भी हम इसको जो है तो जवाब तय कर सकते हैं हमारा। तो चौथा जवाब इसका सही जवाब था। अगला सवाल है, फने खुशनवीसी के लिए दर्ज बाला इक्तबास में कौन सा लफ्ज आया है? फने खुशनवीसी, खुशनवीसी, बेस्ट हैंड राइटिंग, तीनों चारों अल्फाज कहीं ना कहीं इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जिसको मालूम है खुशनवीसी का फन किसे कहते हैं तो वो जरूर खत्ताती की तरफ चला जाएगा, है ना। कुतुब मीनार अपने बुलंदी और खूबसूरत खत्ताती के लिए माना जाता है। आज जिन लोगों को ताजमहल है, कुतुब मीनार है देखना नसीब हुआ होगा, तो वो यकीनी तौर पर जानते होंगे कि इनके मेंबर व मेहराब पर लिखी हुई कुरानी आयात, वो फारसी के अशार इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। मैं बोलता हूँ इस कंप्यूटर के दौर में भी अब इंसान ने वो खूबसूरती और वो जमालियाती अंदाज इख्तियार नहीं किया है जो तारीख के उस दौर में फन तामीर के से वाबिस्ता इन लोगों ने पेश किया है। तो यहाँ पर कुतुब मीनार के अंदर जो खत्ताती का जो नमूना पेश है वो है वहाँ की खुशनवीसी।
तो ये इसके सवाल का जवाब था। इस तरीके से ये एक पैराग्राफ आपके 2 पैराग्राफ आपके सामने मैंने पेश किया हूँ और किस तरीके से कम वक़्त में हम वहाँ से निकल सकते हैं, सही जवाबों के साथ इसके ताल्लुक से रहनुमाई किया हूँ। रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।